हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ 2023 की फेस लिफ्टेड हेक्टर। इसके अंदर फेस लिफ्ट होने के साथ साथ काफ़ी सारे फीचर्स एनहांस हो गए हैं। फीचर्स के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं और ड्राइविंग एस्पेक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे लिए आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों कॉम्पिटिटर कई सारे अवेलेबल हैं और आप जानते हैं उनमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स नए हैं और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में नए अपडेट्स आ रहे हैं। तो एमजी ने भी अपनी हेक्टर में कुछ चीज़ें अपडेट कर दी हैं। तो आज की इस वीडियो में देता हूँ आपको इस एमजी हेक्टर 2023 का एक डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू। और सुबह से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, काफ़ी सारा मैंने इस गाड़ी को ऑलरेडी चला लिया है। बताते हैं आपको क्या रिपोर्ट है इस गाड़ी की और कैसी चलती है ये गाड़ी अब फेस लिफ्ट होने के बाद। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर दिया ड्राइव और अब आपको बताते हैं अपने तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट सभी चीज़ें जो आपको जाननी ज़रूरी है इस एमजी हेक्टर की ड्राइव के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑलरेडी 100-150 किलोमीटर इस गाड़ी को चला लिया है, इसके नए फीचर्स को एक्सपीरियंस कर लिया है और नई फील को ले लिया है। बाकी कभी डिटेल में चलाएंगे तो हो सकता है आपको एक लॉन्ग टर्म रिव्यू और बना दूँ, बट आज की अगर बात करें तो पुरानी हेक्टर मैं ऑलरेडी काफ़ी चला चुका हूँ और इस सेक्टर में सिर्फ एक फेसलिफ्ट है, कुछ फीचर्स अपडेट हैं, कुछ डिज़ाइन अपडेट हैं। तो बात कर लेते हैं क्या क्या बदलाव आ गए हैं। अगर ड्राइविंग कंसर्न में बात करें तो सबसे पहले तो थोड़े से अर्गोनॉमिक्स चेंज हो गए हैं गाड़ी के, क्योंकि नए फीचर्स आ गए हैं और एक नया डैशबोर्ड डिज़ाइन है, कुछ बटन्स की प्लेसमेंट बदल गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वही टिपिकल आपके विंडो कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक, विंडो लॉक, ये चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन, हेडलैम्प लेवलर, ORVM कंट्रोल्स और बूट रिलीज़ के बटन, यहाँ तक सभी चीज़ें सेम हैं, बट ये स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स चेंज हो गए हैं। अब दोस्तों आप लोग बोलेंगे सिमिलर ही दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों ये बेसिकली मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स हैं और कॉलिंग रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, बट ये लेफ़्ट वाले ऊपर के दो बटन्स हैं अपने अडैस से रिलेटेड, क्योंकि अब हेक्टर फेसलिफ्ट के अंदर आ चुका है अडैस लेवल 2 के फीचर। नीचे वाले आपके कंट्रोल्स दिए गए हैं MID से रिलेटेड और ओवरऑल ये कुछ डिफ्रेंसिएशन आया। उसके अलावा अगर आप देखें तो टच स्क्रीन पे अब कोई फिजिकल कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे आपको टच बेस्ड वॉल्यूम कंट्रोल ज़रूर दे दिए गए हैं। उसके अलावा गियर कंसोल के यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ वेंटिलेटेड सीट के साथ साथ आपको बटन दिए गए हैं AC मैक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और साथ में हज़ार्ड लैंप के। उसके अलावा आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड और पार्किंग सेंसर्स के बटन यहाँ पे आ गए हैं। तो दोस्तों अर्गोनॉमिक्स में अभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और आपका जो IRVM है वो ऑटो डिमिंग है। सनरूफ के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं और ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर प्रोवाइड करा दी गई हैं। अब इसे डालते हैं इसके क्रूज़ कंट्रोल वगैरह पे और इसके अडैस सिस्टम्स पे और हम आपसे बात करते हैं बाकी चीज़ों की। तो दोस्तों अर्गोनॉमिक्स के हिसाब से अभी भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है इस गाड़ी के अंदर। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है विजिबिलिटी। तो दोस्तों आगे आप देखेंगे तो बोनेट की विजिबिलिटी उसी तरह से, क्योंकि बेसिकली जो डिज़ाइन अपडेट्स आए हैं वो भी सब ग्रिल वगैरह या बम्पर वगैरह में आए हैं। कोई ऐसे मेजर अपडेट्स नहीं हैं जो आपको देख के लगे कि हाँ बोनेट वगैरह चेंज हो गया या सीटिंग पोजीशन चेंज हो गई। उसके अलावा ORVMs का साइज़ एज इट इज़ है और विजिबिलिटी पहले भी कोई कमी नहीं थी इनके अंदर, अब भी कोई कमी नहीं है इनके अंदर। IRVM की बात करें तो अगेन अच्छी खासी विजिबिलिटी के साथ ही आता है और ऑटो डिमिंग है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई मेजर कंसर्न मेरा नहीं है। उसके अलावा आपको एक और चीज़ और एक और फीचर दिखा देते हैं। हज़ार्ड लैम्प जला देता हूँ पहले एक बार। तो यहाँ आप देखेंगे तो दोस्तों 14 इंच के टच स्क्रीन का फ़ायदा दिखाता हूँ आपको। ये आपके सामने है इसका 360 डिग्री कैमरा, जो पहले हमेशा से MG की गाड़ियों में मुझे तो शिकायत रही है, बट अब ये शिकायत कहीं ना कहीं दूर हो गई है। अब ये नहीं पता कि कैमरा की क्वालिटी सुधारी गई है कि डिस्प्ले बेहतर हो गया, बट जो भी चीज़ बेहतर हुई है एटलीस्ट कैमरा यहाँ पे और ज़्यादा काम आपके आने वाला है। नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलें तो दोस्तों अर्गोनॉमिक्स विजिबिलिटी की बात हो गई, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वगैरह आप देखेंगे वो चीज़ें इसके अंदर दी ही गई हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की, ड्राइविंग पोजीशन। तो दोस्तों ये आपका स्टीयरिंग टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है, और उसके साथ साथ अगर बात करें तो आपकी जो सीट है वो भी आप प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट है। अदरवाइज़ मैनुअली भी आपको हाइट वगैरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर ड्राइविंग पोजीशन लेने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अब बात करते हैं मेजर ड्राइविंग एस्पेक्ट्स की, जिनके बारे में आपको अगेन
जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब ड्राइविंग एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। तो एक नया फीचर इसके अंदर आया, ऑटो इंडिकेटर्स। ये आपने देखा, मैंने सिर्फ स्टेयरिंग को मोड़ा है, वहाँ आप एज पे देखेंगे तो आपको इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। अब दूसरी साइड जैसे ही मोड़ूंगा तो यहाँ का इंडिकेटर भी ऑन हो गया। तो ये ऑटो इंडिकेटर का फीचर अब इस गाड़ी के अंदर आपको दे दिया गया है और स्टेयरिंग सीधा होते ही ये काम करना कर देता है बंद। अब बात करते हैं अपने ड्राइविंग एस्पेक्ट्स की, क्योंकि फीचर वगैरह के बारे में तो इस वीडियो में और कई वीडियोस में भी आपको बता दिया है। अब मेजर काम कैसा करती है ये गाड़ी, परफॉर्म कैसा करती है ये गाड़ी, और सेगमेंट में कम्पीट कैसा करती है ये गाड़ी। दोस्तों, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा डिटेल में जान लेना चाहिए, बजाय और चीज़ों के बारे में बात करने के। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो आ जाता है ड्राइविंग में मेरे लिए, तो वो होता है एक गाड़ी का इंजन। अब इसके अंदर क्या इंजन ऑप्शंस आ रहे हैं या क्या इंजन ऑप्शंस बचे हैं वो आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, पेट्रोल इंजन ऑलरेडी आपको चला के बताया हुआ है, अच्छी खासी पावर के साथ आता है। डिस्प्लेसमेंट थोड़ी कम है उस इंजन की, बट कमी आपको कहीं पे नहीं लगती है। तो वही इंजन कैरी ऑन किया गया। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है जो कि टर्बो चार्ज है, आपको ऑफर करता है 144 PS की पावर के साथ साथ 250 Nm का टॉर्क। ट्रांसमिशंस की बात करें तो अब 2023 में आपको ट्रांसमिशन ऑप्शंस में देखने को मिलेगा एक मैनुअल गियरबॉक्स पेट्रोल के साथ, और साथ में एक पेट्रोल CVT इस टाइम मैं चला रहा हूँ और उसी की डिटेल आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। बाकी ट्रांसमिशन इंजन ऑप्शंस वगैरह चलाएंगे तो उसकी बात कभी और अलग से कर लेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, इंजन के बाद पावर स्पेक्स आपको बता दिए। बाकी ऑन पेपर पावर आपको हो सकता है थोड़ी कम लगे, क्योंकि गाड़ी का साइज़ बड़ा है, डायमेंशंस बड़ी हैं, और कॉम्पिटिटर्स में भी बड़े इंजन ऑफर होते हैं ज़्यादा पावर के साथ। बट दोस्तों, आपको कहीं कमी या दिक्कत परेशानी नहीं लगेगी इस इंजन के साथ, ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। जो दिक्कत का टॉपिक है वो हमेशा से पेट्रोल गाड़ियों के साथ होता है माइलेज में, और वहाँ पे आपको इस गाड़ी में भी दिक्कत लगेगी, उसकी बात अभी आगे चल के करेंगे। इंजन के बाद दोस्तों नेक्स्ट एस्पेक्ट जो आ जाता है वो आता है आपका ओवरऑल स्टेयरिंग। क्योंकि दोस्तों, इंजन आपको पावर प्रोवाइड कराएगा तो आपको ब्रेकिंग और स्टेयरिंग काफ़ी ज़्यादा एप्ट चाहिए, वरना वो पावर आपके किसी काम की नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इसका स्टेयरिंग ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। सिटी में भी चला के देख लिया, हाईवे पे भी चला के देख लिया, हाई स्पीड में भी और लो स्पीड में भी ठीक ठाक वेट ये गेन कर लेता है। और वेट गेन करने के साथ साथ कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग स्टेयरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग आता है, तो आपको वो सब दिक्कत नहीं आने वाली है कि स्टेयरिंग हार्ड लगे या पार्किंग में इशू आए। वो सभी चीज़ें यहाँ पे सॉर्टेड है। अब स्टेयरिंग के बाद मैंने आपको बताया ही था, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा ब्रेकिंग। क्योंकि दोस्तों, पावर परफॉर्मेंस वगैरह सब एक जगह है, बट अगर आपकी गाड़ी, आपकी ब्रेक्स आपको कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करती हैं, कोई फ़ायदा नहीं है कितनी मर्जी पावर आपको दे दें। ऑन पेपर हो या रियल लाइफ हो, 500 bhp भी अगर आपको दे दी जाए, बट अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक्स ना हो तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है और एक सेफ्टी हजार्ड भी हो सकता है। खैर, छोड़ते हैं उस बात को और इस गाड़ी की बात करते हैं ब्रेकिंग की। तो इसके अंदर आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलती हैं, और ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स काफ़ी अच्छा काम कर लेती हैं। प्लस अच्छे काम के साथ साथ अगर बात करी जाए तो दोस्तों, ब्रेकिंग में आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर आता है, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब टर्निंग रेडियस की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं गाड़ी टर्न कर ही रहा हूँ। तो दोस्तों, क्योंकि गाड़ी की लेंथ, डायमेंशंस वगैरह ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे टर्निंग में आपको थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इजीली इस गाड़ी को कहीं से भी कहीं टर्न कर सकते हैं। तो यहाँ आपके एक्सपीरियंस पे मैटर करता है कि आपको लंबी या बड़े साइज़ की गाड़ी चलाना कितना ईजी लगता है। बाकी अगर आप इस गाड़ी को कंसिडर करते हैं या परचेज़ करते हैं, इस चीज़ की आदत आपको डेफिनेटली पड़ जाने वाली है। चलिए, टर्निंग रेडियस की बात हो गई और ब्रेकिंग की बात हो गई, साथ ही हमने बात कर ली स्टेयरिंग की। तो दोस्तों, कंफर्ट में प्राइमरी चीज़ जो एक गाड़ी में आती है वो होती है उसके टायर्स। इसके अंदर आते हैं 18 इंच के, और काफ़ी वाइड प्रोफाइल है इनकी, काफ़ी वाइड टायर है विड्थ में, और प्रोफाइल भी ठीक ठाक है, तो आपको डर नहीं रहता है लो प्रोफाइल वगैरह का। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। प्लस क्योंकि एक SUV टाइप डिज़ाइन है, तो सस्पेंशन, ट्रैवल, व्हील आर्टिकुलेशन वगैरह अगर आप समझते हो तो वो सभी चीज़ें भी यहाँ पे आपको ऐप्ट देखने को मिलती हैं। खैर, सस्पेंशन की अभी और डिटेल में बात करेंगे। 18 इंच के टायर्स होने से बेनिफिट यहाँ पे ये हो जाता है कि आपको गड्ढे कम से कम फील होते हैं, और फील होते भी हैं तो वो नेग्लिजिबल लगते हैं। जितने बड़े आपकी गाड़ी के टायर होंगे, पॉट होल आपको उतना ही कम फील होगा। अब दोस्तों, इसमें कई सारे एस्पेक्ट जुड़ जाते हैं, तो टायर्स की डिटेल में अभी नहीं जाएंगे,
उसके बाद अगर कंफर्ट प्रोवाइड कराने में कोई काम करता है तो वो होता है गाड़ी का चेसी सेटअप। अब दोस्तों मैं ये यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि लैडर ऑन फ्रेम गाड़ियाँ कंफर्टेबल नहीं होती हैं, बट दोस्तों कंपैरेटिवली अगर बात करें मोनोकॉक चेसी सेटअप पे जो हेक्टर आती है और इसके कॉम्पिटिटर्स आते हैं वो थोड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उनके लैडर ऑन फ्रेम काउंटर पार्ट्स से। रीज़न ये है दोस्तों क्योंकि मोनोकॉक सिंगल बिल्ड होती है और लैडर ऑन फ्रेम चेसी के ऊपर आपकी बॉडी शेल रख दिया जाता है। बाकी दोस्तों मैन्यूवरेबिलिटी आपने देख ली, ट्रैफिक वगैरह में भी इस गाड़ी को यूज़ करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है, इंडिकेटर देते ही आपका कैमरा वगैरह ऑन हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें तो यहाँ पे दी ही गई हैं। बट हम बात कर रहे थे अपने कंफर्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे थे सस्पेंशन। क्योंकि दोस्तों चेसी सेटअप मोनोकॉक होने की वजह से ही इतना कंफर्ट मिल पाता है। अगर ये गाड़ी भी लैडर ऑन फ्रेम होती तो कंफर्ट लेवल्स इस लेवल के तो नहीं आ सकते थे, थोड़े से रिड्यूस ज़रूर हो जाते। अब वो डिपेंड करता है कौन सी ब्रांड ने किस तरह का सस्पेंशन सेटअप यूज़ किया है और कितनी इंजीनियरिंग उसके ऊपर करी है। तो उस हिसाब से अगर आपको बताऊँ तो इस गाड़ी के अंदर लैडर ऑन फ्रेम ना होने के कारण उतनी ज़्यादा मशक्क़त शायद MG को नहीं करनी पड़ी होगी। प्लस ओवर द टाइम आप लोग हो गए एज अ कस्टमर और हम लोग हो गए एज अ मीडिया जो फीडबैक इन्हें देते हैं, तो वो सभी चीज़ें इम्प्रूव होके इन फेस लिफ्ट्स के अंदर ही अप्लाई करी जाती है। तो ओवरऑल शायद पहले जब मैंने इस गाड़ी का रिव्यू दिया था तो सस्पेंशन से मैं उतना ज़्यादा खुश नहीं था, बट आज की डेट में अब जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ ब्रांड न्यू है, एक तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। आपको पता ऑलरेडी 150-200 किलोमीटर के आसपास गाड़ी मेरे हाथों से चल चुकी है। आज सुबह से इसी गाड़ी को चला रहा हूँ और अब मेरे को सस्पेंशन के अंदर उतनी ज़्यादा शिकायत नहीं बची है। तो कंफर्ट लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं इस गाड़ी के। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों अब ये आपका एक पर्सनल मैटर है। जब आप प्रीमियम प्राइस पे करते हैं, प्रीमियम कार की तरफ जाते हैं या फिर अपना बजट बढ़ाते हैं, तो उसका एक मेजर सा फैक्टर होता है लुक्स। कुछ लोगों के लिए शो ऑफ भी होता है, बट शो ऑफ से ज़्यादा मैं मानूंगा कि एक गुड लुकिंग कार डेफिनेटली होना ज़रूरी है जब आप एक अच्छे पैसे पे करते हैं। और आपकी गाड़ी प्रीमियम ज़रूर दिखनी चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ भाई 5 लाख की जगह मैंने 20 लाख 25 लाख रुपए लगाए हैं। हाँ 5 सीटर गाड़ी ही है ये भी, और 5 सीटर ही गाड़ियाँ आती हैं प्राइमरीली जितनी गाड़ियाँ इंडिया में अवेलेबल हैं। हाँ स्पेस का थोड़ा सा आपको ज़्यादा एनहेंसमेंट मिल जाएगा, बूट स्पेस का, बॉडी टाइप का, बट ओवरऑल 5 लोग दोनों गाड़ियों में बैठ सकते हैं। एक गाड़ी जो 6 लाख की आती है और एक गाड़ी जो 26 लाख की आती है, तो फ़र्क वहीं पे आ जाता है दोस्तों। कंफर्ट लेवल्स हो गए, फीचर्स हो गए, लुक्स हो गई, प्लस फीलिंग हो गई, तो ये सभी फैक्टर्स रहते हैं। अब दोस्तों जहाँ कंफर्ट की बात मैं कर ही रहा था आपसे, तो कंफर्ट में कुछ और चीज़ें एडअप हो जाती हैं जब आपकी गाड़ी की डायमेंशंस बढ़ती हैं। दोस्तों हैंडलिंग, अब हैंडलिंग की अगर इस गाड़ी की बात करूँ तो दोस्तों प्री फेसलिफ्ट और फेसलिफ्ट में हैंडलिंग में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। हालांकि हल्का सा फ़र्क इसलिए मेरे को जो फील हो रहा है वो है प्राइमरी रीज़न सस्पेंशन का, जो मैंने आपको बताया कि मेरे को थोड़े से इम्प्रूव्ड फील हो रहे हैं। अब वो ये भी रीज़न हो सकता था क्योंकि वो यूज्ड गाड़ी थी और ये एक ब्रांड न्यू गाड़ी है, और मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि हो सकता है जो गाड़ी आप परचेज़ करें उसमें ये इश्यूज़ ना हो। तो ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि फेसलिफ्ट के अंदर सस्पेंशन सेटअप बेहतर हो गया, बट दोस्तों जो लास्ट टाइम मैंने हेक्टर चलाई थी उसमें सस्पेंशन सेटअप से उतना ज़्यादा खुश मैं नहीं था, बट अब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश इससे हो गया हूँ। नेक्स्ट चलते हैं तो दोस्तों हाई स्पीड स्टेबिलिटी। अब हाई स्पीड इंडिया में जितनी परमिसिबल लिमिट्स हैं 100-120 की हैं, और 100-120 की स्पीड्स पे गाड़ी मेरे हिसाब से पूरी तरह से कंट्रोल में रहती है और कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आती है जो आपको ऐसा बॉदर कराए या आपको ऐसी फीलिंग आए कि यार ये चीज़ गलत है या ये चीज़ मेरे आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। तो ये एक इसकी काफ़ी अच्छी बात है। और उसके अलावा दोस्तों एक एस्पेक्ट आते हैं बॉडी रोल का। अब बॉडी रोल आपने ज़्यादातर सुना होगा SUVs या टॉल कार्स के अंदर, ऐसा नहीं है, लोअर कार्स के अंदर भी आपको बॉडी रोल मिल सकता है। बॉडी रोल के होते हैं 2 एस्पेक्ट्स, एक होता है आपका हाइट और दूसरा होता है लेंथ। इस गाड़ी के अंदर वो दोनों ही एस्पेक्ट्स अच्छे खासे हैं। तो इस गाड़ी के अंदर बॉडी रोल कैसा है, तो दोस्तों मैं आपको बोलूँगा बॉडी रोल कंट्रोल्ड है। फील ज़रूर होगा, आपको पता ज़रूर चलेगा आप बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, बट अगर आपको चलानी आती है तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगी। अभी 60 की स्पीड पे मैंने टर्न लिया आपके सामने, और ये वाला टर्न भी कोशिश करता हूँ, हालांकि रोड थोड़ी रफ है तो फिर उतना ज़्यादा क्लियर एस्पेक्ट शायद आपको ना दे पाऊँ, बट थोड़ा सा नोट करिएगा। स्पीड ऑलमोस्ट 50 की पे हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे कर्व है 60, 70,
तो दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि बॉडी रोल यहाँ पे फील ज़रूर हो रहा है, पीछे के पैसेंजर्स को ज़्यादा फील होगा, बट ओवरऑल ऐसा नहीं है कि बॉडी रोल आपको परेशान कर देगा। बाकी डिपेंड करता है कि आपको इस तरह की गाड़ियाँ या SUV चलाने की कितनी ज़्यादा आदत है। उसके अलावा चलते हैं तो दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी है, तो कहीं से स्क्रैप होने के चांसेस वगैरह ना के बराबर हैं, और अगर आपको रफ़ रोड रफ़ टेरेन वगैरह भी मिलते हैं तो आपको इस गाड़ी के साथ कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके अलावा दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है बेसिकली NVH लेवल्स। अब दोस्तों ये अगेन एक प्रीमियम वाली कार में आपको ज़्यादा अच्छे NVH लेवल्स चाहिए ही चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट्स ही बन जाती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों प्रीमियम चीज़ जब आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, नो मैटर एक गाड़ी हो, एक फ़ोन हो, या घर की कोई भी नॉर्मल डे टू डे आइटम हो, दोस्तों जब हम उसके लिए प्रीमियम पे करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रीमियम एहसास कराने के लिए वो चीज़ को भी कुछ अपने अंदर एडअप करके आना पड़ता है। तो NVH लेवल्स की अगर बात करूं तो दोस्तों मेरे को इस गाड़ी के NVH लेवल से पर्टिकुलरली कोई शिकायत नहीं है। अब यहाँ पे आपको AC की आवाज़ के अलावा मेरे ख्याल कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ गाड़ी को और कोशिश करता हूँ हाई RPMs पे आवाज़ सुनाऊँ। 3000, 4000, 4500, 4700 RPM। तो दोस्तों आवाज़ तो डेफिनेटली अंदर कन्वर्ट होती है, बट कहीं से भी आपको गाड़ी अनरिफाइंड नहीं लगेगी और कहीं से भी ये आवाज़ आपको परेशान नहीं करेगी। ओवरऑल दोस्तों नॉइज़ की अगर बात करें, इंजन नॉइज़ ना के बराबर, हाई स्पीड में हल्की फुल्की नॉइज़ कट के आ जाती है इन ORVM से। और उसके अलावा बात करें तो क्योंकि एक SUV टाइप डिज़ाइन है तो हल्की फुल्की आपको नॉइज़ेस देखने को मिलेंगी विंड से रिलेटेड। उसके अलावा अगर बात करते हैं टायर नॉइज़ ना के बराबर है। वाइब्रेशन की बात करें, पेट्रोल इंजन हाईली रिफाइंड, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और हार्शनेस अगेन पेट्रोल इंजन्स के अंदर होती नहीं है। तो NVH लेवल्स में कोई ऐसी खास परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिसकी शायद आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे होंगे, ट्रांसमिशन। तो दोस्तों पेट्रोल CVT हेक्टर थोड़ी सी फेमस है माइलेज के एस्पेक्ट को लेके। पहले ट्रांसमिशन की बात कर लेता हूँ, उसके बाद बात करेंगे अपनी माइलेज की। तो दोस्तों ट्रांसमिशन से मेरे को खास कोई परेशानी नहीं है, कोई ड्राइव मोड्स वगैरह नहीं आते हैं गाड़ी के अंदर, बट ट्रांसमिशन में आपको एक S मोड और देखने को मिल जाता है। तो अब इसे S मोड पर डाल देता हूँ और दोबारा एक बार आप नॉइज़ का एहसास करिए। 3000, 4000, यहाँ पे सही नहीं है दोस्तों टर्न्स वगैरह पे, बट ओवरऑल S बेसिकली सिक्वेंशियल या स्पोर्ट मोड आप मान सकते हैं CVT गियर बॉक्सेस का, और यहाँ पे थोड़ी सी आपकी गाड़ी और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे भी मेरे को एज सच कोई इंजन वगैरह से नॉइज़ वगैरह से परेशानी नहीं है। बाकी ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। वापस से डालते हैं D मोड में और ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ट्रांसमिशन बिल्कुल एक्यूरेट है और अब काफ़ी ज़्यादा फाइन ट्यून हो गया है मैं कहूँगा। CVTs के अंदर वैसे भी कोई गियर रेशियोज वैसे नहीं होते, इनफाइनाइट गियर बॉक्स रेशियो होता है ये, तो यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट वगैरह फील होने का तो कोई चांस ही नहीं है। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए तो दोस्तों परफॉर्मेंस में अगर देखें तो जनरली CVTs अपने साथ लेके आते हैं रबर बैंड इफेक्ट। तो MG हेक्टर जब मैंने पहले भी चलाई थी और जो मैं आज भी चला रहा हूँ, रबर बैंड इफेक्ट आपको फील ज़रूर होगा, बट ये परेशान नहीं करता है एज़ फार एज परफॉर्मेंस इज़ कंसर्न। तो ये एक इसकी अच्छी बात है। उसके अलावा अब आ जाते हैं अपने लास्ट एस्पेक्ट पे, जो कि है माइलेज। तो दोस्तों ये गाड़ी एनीवे अराउंड 8 से 12 की माइलेज आपको डिफरेंट कंडीशंस में डिलीवर कर सकती हैं। और कंडीशन से अलग एक और कंडीशन है कि आप किस तरह से अपनी गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सभी कंडीशंस अगर आप मैच कर लेते हैं तो समवेयर अराउंड 12 के आसपास की माइलेज आप इस गाड़ी से निकाल सकते हैं, और मिनिमम 7-8 की माइलेज तक भी ये गाड़ी आपको लेके आ सकती है। बाकी दोस्तों कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी सभी चीज़ें, ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। बाकी अगर आपके पास SUV हो तो आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे ऑफ रोड या रफ रोड टेरेन में जाना और अपने डे टू डे एडवेंचर्स को, ट्रिप्स को एक्सप्लोर करना। तो आप चाहें तो इस गाड़ी को कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि अब 2023 में काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटर बन के आ गई है MG की हेक्टर फेसलिफ्ट। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।